अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी भी साहिब को इस कहानी के सच्चे होने में किसी किस्म का कोई शक या इब्हाम हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स में अपना एक प्यारा सा तबसरा पेश कर सकते हैं। आप कमेंट में बिला झिझक लिख सकते हैं कि आपको इस कहानी पर डाउट है। चूँकि ये कहानी हमारे एक बाकायदा सब्सक्राइबर ने भेजी है, इसलिए वो ख़ुद कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी शुकूक व शुबहात दूर करने के लिए ख़ुद इसलिए इसे मसनूई ज़हानत AI की तैयार करदा या कोई ख़याली कहानी बिल्कुल मत समझिए। ये कहानियाँ बहुत मुश्किल से कलेक्ट की जाती हैं। यकीन मानिए, अगर ये कहानियाँ आपको उन लोगों की ओरिजिनल आवाज़ में लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दी जाएं तो अकेले सुनना तो दूर की बात है, आप दिन के उजाले में भी उन्हें सुनने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। रात को अकेले बैठकर सुनना तो नामुमकिन है। इसलिए कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने कमरे की लाइट बंद कर दें, अपने इर्द गिर्द आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर एक हिसार कायम कर लें और कुरान मजीद की जो आयात भी आपको याद हैं वो पढ़ लें, क्योंकि जब ऐसी अनदेखी मखलूक़ात की बातें की जा रही हों तो वो भी दिलचस्पी लेते हुए इंसान के करीब आ जाती हैं। लिहाजा उन चीज़ों के शर से बचने के लिए हिसार लाजमी बांधें, आयतुल कुर्सी का विर्द रखें और नमाज की पाबंदी करें। चलें अब अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमारे एक बहुत ही मोहतरम सब्सक्राइबर की तरफ से मौसूल हुई है, जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अगर किसी को डाउट हुआ तो वो ख़ुद कमेंट सेक्शन में आकर इसकी तस्दीक कर देंगे। ये कहानी एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की है, जिनके साथ मुख्तलिफ टाइम्स पर हैरत अंगेज़ और खौफनाक वाक़यात पेश आए। आम तौर पर जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर हो या जिसे आप अपनी ज़बान में बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं, क्योंकि ये अनदेखी चीज़ें फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए उस शख्स के सामने आती हैं। ये बात सन 2009 की है, जब मुल्क में पीपल्स पार्टी का पहला दौरे हुकूमत था। उस वक्त उस शख्स को बैंक में एक बहुत अच्छी जॉब मिली। याद रखिए कि हर बैंक लोगों को लोन देता है और ये भी एक सरकारी बैंक था जो लोन फराहम करता था। हम उनका फ़र्ज़ी नाम ताहिर खान रख लेते हैं। अगर ये नाम किसी से मुमासिलत रखता हो तो ये महज एक इत्तेफाक होगा, कोई जानबूझकर किया गया अमल नहीं। ताहिर साहब बताते हैं कि जब उन्हें बैंक में जॉब मिली तो वो बेहद खुश थे। सन 2009 का वो दौर याद करें जब मोबाइल फ़ोन्स इतने आम नहीं थे। VCR का ज़माना रुखसत हो रहा था और CD प्लेयर्स का दौर शुरू हो चुका था, जो किराए पर भी मिल जाया करते थे। उन दिनों दूर दराज के इलाकों और छोटे कस्बों में बैंक अपने कदम जमाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। ताहिर साहब की पोस्टिंग भी एक ऐसे ही दूर दराज कस्बे में हुई। वहाँ अपना टाइम पास करने के लिए वो अक्सर किराए पर CD लाया करते या ख़रीद लिया करते थे। ताहिर साहब की ड्यूटी जिस सेक्शन में लगी, वहाँ बैंक की 2 इमारतें थीं, जो दरअसल पुराने तर्ज के 2 घर थे। इस मखसूस इमारत का काम सिर्फ़ और सिर्फ रिकवरी यानी कर्ज़ों की वसूली करना था। वहाँ बैंक की एक सरकारी गाड़ी भी खड़ी रहती थी। वो कोठी तकरीबन 4 कनाल के वसी रकबे पर मुहित थी और उसका बड़ा हिस्सा एक घिने जंगल की मानिंद था। अगर आज सन 2026 के दौर से उसका मवाजना किया जाए तो वो हवेली कमोबेश 100 साल पुरानी होगी। मालिकान के ज़ाती तनाज़ात की वजह से वो कोठी 50-60 साल तक बिल्कुल वीरान रही थी। इसलिए वहाँ ऐसी चीज़ों का मौजूद होना एक फैक्ट है। वहाँ सिर्फ बैंक का पुराना रिकॉर्ड और फाइलें पड़ी हुई थीं। बैंक के ऑफिसर्स कभी कभार वहाँ चक्कर लगाते, पुरानी फाइलों को देखकर उन नादहिंदगान के नाम नोट करते जिन्होंने बैंक के पैसे वापस नहीं किए थे, और फिर उनसे कांटेक्ट वगैरह कर लेते थे। चूँकि जिस दौर में वो लोनिंग होती रही है, उस वक्त फ़ोन की सहूलत नहीं थी, और अब भी इस रिकॉर्ड रूम में फ़ोन या कोई दूसरी जदीद सहूलत मौजूद नहीं थी। इसलिए ये बिल्डिंग सिर्फ एक रिकॉर्ड की बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल होती थी। वहाँ खड़ी पुरानी गाड़ी को निकालकर ऑफिसर्स महीने में सिर्फ 1 या 2 बार दौरा करते थे।
ورنہ وہ باہر سے लोگوں سے کانٹیکٹ کر لیا کرتے تھے۔ جب طاہر صاحب نے وہاں اپنی ڈیوٹی کا آغاز کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایک کینال پر تو یہ کوٹھی یعنی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی بیک سائڈ پر موجود بقیہ 3 کینال کا رقبہ صرف اور صرف جنگل ہے۔ اس جنگل کے ساتھ ہی شہر کا ایک بہت بڑا گندا نالا گزرتا تھا۔ یاد رکھیے کہ ایسی شیطانی قوتیں اور جنات گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ واش روم۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا سکھائی ہے۔ چونکہ اس نالے میں پورے شہر کا گند آ کر گرتا تھا، وہاں شدید بو آتی تھی، اور وہ جگہ ہر لحاظ سے ایسی مخلوقات کے مسکن کے لیے موزوں تھی۔ مجبوری کے تحت طاہر صاحب کو وہاں ڈیوٹی کرنی تھی۔ عمارت کے گرد ایک بہت اونچی دیوار تھی، جس کے اوپر انہوں نے آتے ہی شیشے کے ٹکڑے یعنی کانچ لگوا دیے تھے، تاکہ کوئی چور یا بیرونی شخص اندر انٹر ہو کر ریکارڈ کو چھیڑنے کی کوشش نہ کر سکے۔ ان کے پاس حفاظتی ویپنز بھی موجود تھے، اگرچہ ایسی ماورائی چیزوں کو ویپن سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ عمارت کا ایک بہت بڑا لوہے کا دروازہ تھا اور وہ اندر سے کافی محفوظ تھی۔ جب طاہر صاحب بلڈنگ کے اندر ہوتے تو خود کو ایک مضبوط قلعے میں محسوس کرتے تھے، جہاں ان کی اپنی بادشاہت ہوتی تھی، اور ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا۔ دن کے وقت تو جیسے تیسے ان کا ٹائم اچھا گزر جاتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہاں ایسی خوفناکی چھا جاتی تھی کہ اگر میں آپ کو ان کی اوریجنل آواز میں وہ منظر بیان کروں تو آپ کا دل حلق کو آ جائے۔ رات کو وہاں سے انتہائی ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں۔ طاہر صاحب کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کافی حوصلے اور جگرے والے انسان تھے اور ان حالات کو ہینڈل کرنا جانتے تھے۔ وہ ہمیشہ نماز، روزے اور تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے کبھی کبھار سی ڈی پر مووی دیکھ لیتے، ورنہ اکثر ٹی وی چلا کر رکھتے، جس پر صرف ایک ہی چینل یعنی پی ٹی وی آتا تھا، اور اس پر اکثر تلاوت لگی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک پرانا ریڈیو بھی تھا جو سیل سے چلتا تھا اور کسی پہلے گارڈ کا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ اس پر بھی تلاوت سنتے رہتے تھے۔ اس عمارت کے قریب ایک چھوٹی سی دکان تھی، جیسی اکثر دیہاتوں یا قصبوں میں ہوتی ہے۔ اس دکان کا مالک طاہر صاحب کا اچھا دوست بن گیا تھا۔ وہ ہمیشہ طاہر صاحب کو ٹوکتا اور کہتا تھا کہ وہاں پر کچھ اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتیں، وہاں غیر معمولی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور اب تو رات کے وقت کوئی اس عمارت کے قریب سے گزرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ مگر طاہر صاحب ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب وہم ہے، اگرچہ کبھی کبھار انہیں خود بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس عمارت میں پانی کی ایک موٹر لگی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ سن 2009 یا اس سے پہلے کے دور میں آج کل کی جدید راکٹ موٹرز اتنی عام نہیں تھیں، بلکہ زمین سے پانی کھینچنے والے پمپ ہوتے تھے جن کے اوپر 1 یا 2 ہارس پاور کی موٹر لگی ہوتی تھی۔ اس موٹر کا پٹا اکثر اتر جاتا یا کوئی اور خرابی ہو جاتی، جس کے لیے انہیں باہر جانا پڑتا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے انہیں ہمیشہ پچھلے گارڈز کی باتیں اور وہ واقعات یاد آتے جو وہ تحریری طور پر بینک کو دے کر نوکری چھوڑ گئے تھے، کہ اگر ہمارا یہاں سے تبادلہ نہ کیا گیا تو ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے طاہر صاحب زیادہ تر دن کے وقت ہی موٹر دیکھنے جاتے تھے، لیکن ایک رات ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور شدید گرمی تھی۔ ان کے پاس پینے کے لیے پانی تھا نہ استعمال اور غسل کے لیے۔ ان کے پاس ایک پرانا کولر تھا جس میں وہ پانی بھر کر کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب اس کے لیے بھی پانی ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان تھے۔ رات کے اس پہر موٹر کی عجیب آواز سے انہیں اندازہ ہوا کہ اس کا پٹا دوبارہ اتر چکا ہے۔
یہ رات کا وہ وقت تھا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر لو، کیونکہ یہ وقت شیاطین اور جنات کے نکلنے کا ہوتا ہے۔ علماء کرام بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ اگر اس بات میں بھی کسی کو کوئی ابہام ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ مجبوری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ طاہر صاحب کا پیاس کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا، قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا اور پڑھتے پڑھتے اس 3 کینال کے گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور وہاں ہر طرف جنگلی جھاڑیاں اور خودرو پودے اگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں موٹر نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں آج کی طرح موبائل فونز یا لائٹرز میں LED لائٹس نہیں ہوتی تھیں، بلکہ صرف سیلز والی یا چارجنگ والی بھاری ٹارچز ملا کرتی تھیں، جو ہر وقت دستیاب نہیں ہوتی تھیں۔ طاہر صاحب کے پاس بھی ایسی کوئی خاص لائٹ نہیں تھی۔ انہوں نے بینک کی بلڈنگ کی ایک بیرونی بٹھی یعنی لائٹ جلائی، جس کی مدھم سی روشنی دور تک جا رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک کندھے پر ان کی بندوق یعنی ویپن لٹک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، جس سے ان کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ انہوں نے ہمت کی اور موٹر کے پاس پہنچ کر اس مشین کا پٹا چڑھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ پٹا ان سے اکیلے نہیں چڑھ رہا تھا۔ مجبوراً انہیں قرآن پاک اور اپنا ویپن ایک اونچی اور صاف جگہ پر رکھنا پڑی۔ آپ سوچیں کہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، جب یہ شیطانی قوتیں اپنے پورے عروج پر یعنی پیک ٹائم پر ہوتی ہیں، اور ایک انسان شہر سے دور کسی آبادی کے بغیر اس سنسان جنگل کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا تھا۔ اگر وہ اس وقت چیخ بھی مارتا تو اس کی آواز سننے والا کوئی دور دور تک موجود نہ تھا۔ وہاں ایک کچی روڈ ضرور تھی، جو آج بھی کچی ہے، اور وہاں سے گاڑیاں نہیں گزرتیں۔ لوگوں کو گھوم کر آدھا کلومیٹر دور سے جانا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں یعنی 2008 سے 2009 میں وہاں کی ویرانی کا کیا عالم ہوگا۔ طاہر صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ موٹر ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اچانک انہیں جنگل کے ایک کونے سے، جہاں سے اکثر عجیب و غریب اور کریپی ٹائپ کی اور خوفناک ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، ایک عورت کھڑی دکھائی دی۔ دوسرے چینلز یا لوگوں کی کہانیوں کی طرح اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ نہیں تھیں، بلکہ اس کی آنکھیں بالکل وائٹ یعنی سفید تھیں۔ ان آنکھوں کے اندر جو کالا ڈیلا یعنی پتلی ہوتی ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے ٹکٹکی باندھے طاہر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال لمبے تھے اور وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کا لباس عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کا لباس بالکل ایک سفید کفن کی طرح تھا، بس اس کا سر اور منہ کھلا ہوا تھا، باقی تقریباً وہ ایک کفن کی طرح ہی تھا۔ اس کے ہاتھ غیر قدرتی طور پر حد سے زیادہ پتلے اور لمبے تھے، جو اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ طاہر صاحب جانتے تھے کہ اگر اس وقت وہ خوفزدہ ہوئے تو وہ مخلوق ان پر حاوی ہو جائے گی۔ وہ خوف اور گرمی سے پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ انہوں نے مشین کو وہیں چھوڑا، پٹا نہیں جڑایا، اور فوراً قرآن مجید اٹھا کر کھول لیا۔ انہیں جو بھی صورتیں، کلمات، درود شریف اور آیت الکرسی زبانی یاد تھیں اور ہمیشہ ان کی زبان پر رہتی تھیں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر وہ سب ان کے ذہن سے نکلنے لگیں اور وہ خوف کے مارے انہیں بھولنے لگے۔ وہ جنگل بینک کی اصل بلڈنگ سے 3-4 سیڑھیاں نیچے کی طرف تھا، یعنی بینک کی بلڈنگ 3-4 سیڑھیاں اوپر بلندی پر تھی۔ طاہر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ سیڑھیاں کیسے پھلانگے اور بھاگ کر بلڈنگ کی طرف آیا۔ عام طور پر وہ جنگلی جانوروں یا چوروں کے ڈر سے بلڈنگ کو لاک کر کے جنگل میں جاتے تھے تاکہ کوئی اندر چیز نہ گھسے۔
क्योंकि वहाँ दिन को भी आमद और रफ्त ना होने के बराबर थी, तो रात को कहाँ से कोई आएगा। उस वक्त उनके लिए वो बिल्डिंग ही कायनात की सबसे महफूज जगह यानी एक किला थी। वो चीज़ उनकी तरफ देखकर इस तरह हंस रही थी जैसे कह रही हो कि आज तुम मेरे चुंगल में आ ही गए, आज तुम नहीं बचोगे। उसकी नज़रों में एक दरिंदगी थी, जैसे वो उन्हें नोच डालेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई चुड़ैल थी या जिन, लेकिन वो जो कुछ भी था इंतहाई खौफनाक था। ताहिर साहब जैसे ही भागकर ऊपर आए, उन्होंने देखा कि वो मखलूक उसकी बिल्डिंग और जंगल के दरमियान मौजूद ऊंची हिफाजती दीवार पर बैठी हुई थी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वो एक हाथ से कुरान पाक को अपने सीने से लगाए हुए थे और दूसरे हाथ से कांपते हुए लॉक को खोल रहे थे, यानी चाबी लगा रहे थे। खौफ का ये आलम था कि कभी चाबी हाथ से छोड़ती तो कभी गन नीचे गिरती। वो मखलूक मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 से 50 गज की दूरी पर थी, और जैसे ही उस मखलूक ने दीवार को फलांगा और ताहिर साहब की तरफ चलना शुरू किया, ताहिर साहब का वो लॉक खुल गया। उसके अंदाज और आंखों से साफ जाहिर था कि वो आज उन्हें नहीं छोड़ेगी। ताहिर साहब फौरन अंदर दाखिल हुए, अपनी गन को संभालते हुए, और उन्होंने फौरन उसकी कुंडियां लगाईं। वहाँ 2 हिफाजती दरवाजे थे। बाहर का दरवाज़ा पुराने दौर का इंतहाई मजबूत लोहे का था, जिसको वो लॉक करके गए हुए थे और खोल रहे थे। उस लोहे के दरवाजे को 3 कुंडियां लगती थीं, एक ऊपर से, एक सेंटर से और एक नीचे से। उन्होंने वो तीनों बंद की। उसके बाद अंदर एक और दरवाज़ा था जो लकड़ी और जाली का बना हुआ था। वो हवा और रोशनी के लिए था, लेकिन था बहुत मजबूत। वो सिंगल बड़ा दरवाज़ा था। उसकी भी 3 ही कुंडियां थीं, एक ऊपर, एक सेंटर में और एक नीचे फर्श में। ताहिर साहब ने वो भी बंद की। तब जाकर उनकी जान में जान यानी सांस में सांस आई कि अब वो अपने किले में मौजूद है और यहाँ वो नहीं आएगी। वो फौरन उस कमरे में चले गए जो उनका गढ़ यानी असल ठिकाना था, जहाँ वो अपने आप को उस बिल्डिंग के अंदर भी सबसे ज़्यादा महफूज समझते थे, क्योंकि उस वक्त ना ही तो मोबाइल फ़ोन्स होते थे और ना ही बाहर राब्ते के लिए कोई और चीज़ उनके पास थी। सरकारी जो फ़ोन लगे होते हैं वो सहूलत भी उनके पास यहाँ मौजूद नहीं थी। वो उस कमरे में गए क्योंकि उस कमरे के अंदर ही उनका वॉशरूम था, और इसी कमरे के अंदर ही उनके खाने पीने की भी सहूलत मौजूद थी। वहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, शायद 1 गिलास। वो उन्होंने पिया और अपनी थोड़ी सी प्यास बुझाई, लेकिन इतनी शदीद गर्मी होने के बावजूद उन्होंने कूलर भी नहीं जलाया, क्योंकि कूलर में पानी था ही नहीं। वो रात कैसे कट गई ये सिर्फ ताहिर साहब का दिल ही जानता है। सारी रात बाहर से कहकहों और हंसने की आवाज़ें आती रहीं, कभी किस आवाज़ में तो कभी किस आवाज़ में ताहिर साहब को पुकारा जाता रहा। हद तो ये हुई कि जिस दुकानदार लड़के का मैंने जिक्र किया जो उनका दोस्त था, बाहर से बिल्कुल उसकी हूबहू आवाज़ आई। ताहिर साहब बताते हैं कि वो लड़का बाहर से आवाज़ दे रहा था कि ताहिर साहब, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने दीवार से देखा कि आप बहुत घबराए हुए हैं और ताला खोलकर अंदर जा रहे हैं। आप जब अंदर चले गए तो मैंने आपको बहुत आवाज़ें दीं, लेकिन आपने सुना ही नहीं। अब मैं बाहर खड़ा हूँ, आपके बैंक के बाहर, तो तुम दरवाज़ा खोलो या खिड़की से खोलकर मुझे देख तो लो। लेकिन ताहिर साहब जानते थे कि अगर उन्होंने खिड़की या दरवाज़ा ज़रा सा भी खोला या थोड़ी सी जगह भी दी तो शायद वो मखलूक या वो जो चुड़ैल टाइप चीज़ थी वो अंदर आ जाती और लाजमी उन्हें मार देती। इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और पूरी रात कुछ न कुछ पढ़ते रहे। और वहीं पर एक सूफा पड़ा था जहाँ वो बिस्तर पर ऊपर चादर लेकर सो गए। जब सुबह हुई तो वो सुबह 10 बजे तक इसी खौफ में मुब्तला रहे कि शायद वो चीज़ अब भी बाहर खड़ी ना हो। जो भी है, इतना बहादुर होने के बावजूद वो बंदा इस रात इस हद तक खौफज़दा हुआ था। इस वाक़े के बाद ताहिर साहब ने भी लिखकर यही दे दिया
कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकेला महसूस करता हूँ और मुझे डर लगता है, इसलिए मेरा तबादला किया जाए। इस दरख्वास्त के बाद उनकी वहाँ से पोस्टिंग करके आप उसे सज़ा के तौर पर भी कह सकते हैं या उनके एक इम्तहान के तौर पर भी, कि उनके एक ऑफिसर जिसे जोनल चीफ कहते हैं, हर बैंक का एक ऑफिसर होता है जोनल चीफ, जिसके अंडर 16 से 18 ब्रांचेस होती हैं, जिसने उन ब्रांचेस के हर मामला को मैनेज और हैंडल करना होता है। उस जोनल चीफ का एक फार्म हाउस था जो बदनाम था, इस चक्कर में कि वहाँ पर तो कंफर्म ऐसी चीज़ें हैं। वहाँ पर उनका तबादला हो गया, लेकिन ताहिर साहब को किसी ने बताया नहीं कि वहाँ पर कुछ ऐसा है। वहाँ पर 2-3 कब्रें भी मौजूद थीं, इसी जोनल चीफ के कुछ रिश्तेदारों की, और वहाँ पुराने से 2 कमरे भी थे। एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग भी थी, जिसमें वो जोनल चीफ कभी कभार साल में 1-8 मरतबा आकर रुका करते थे। वो एक पुराना और जंग आलूद लोहे का झूला था। ताहिर साहब ने उसे हिलाने की कई कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद वो झूला झूल नहीं सकता था। जैसा कि आप जानते हैं, फार्म हाउस हमेशा जंगलों और वीरान जगहों पर ही होते हैं, तो वो एक जंगल में फार्म हाउस था। वहाँ पर जो रास्ता भी जाता था वो कच्चा था। तकरीबन 1 किलोमीटर रास्ता सब कच्चा था। 1 किलोमीटर के बाद एक रोड आती थी और इस रोड पर भी कोई रश नहीं होता था। ताहिर साहब बताते हैं कि वो जब इस झूले पर बैठे तो झूल तो वो सकते नहीं थे। वो एक बेंच नुमा बड़ा सा झूला था, तो वो वहाँ पर फ्रूट खाते खाते ही, ये सन 2011 की बात है, यानी पहले वाक़े के साल 1.5 साल बाद का जिक्र है, जब उनको वहाँ पोस्ट किया गया। तो वो कहते हैं कि मेरी वहाँ पर आँख लग गई। फिर उन पर वो कैफियत तारी हुई जिससे कई लोगों का ये तजर्बा होगा कि जब इंसान की आंखें खुली होती हैं और वो अपना जिस्म हिला नहीं सकता, ना ही अपनी एक उंगली तक हिला नहीं सकता, और ये कुछ लम्हों के लिए रहती है, तो वो कहते हैं कि ये कैफियत मेरे ऊपर कुछ लम्हों के लिए नहीं बल्कि कुछ मिनट के लिए आई, और मैं जब सिर्फ देख पा रहा था, अपने दाएं बाएं आंखें घुमाकर, सर घुमाकर नहीं, सिर्फ आंखें घुमाकर देख पा रहा था कि मैं वहाँ पर टेढ़ा होकर लेटा हूँ और झूला झूल रहा है और उससे आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ इतनी डरावनी थी। ताहिर साहब बताते हैं कि जब मेरी आँख खुली और वो अपनी नॉर्मल सूरत हाल में वापस आए तो ये अशा के बाद का वक्त था। उन्हें नहीं पता चला कि वो कितनी देर सोए रहे। वो मगरिब और असर के दरमियानी वक्त में वहाँ बैठे थे। सर्दियों की आमद थी और गर्मियाँ जा रही थीं, इस वजह से शायद उन्हें टाइम का पता नहीं चला और वो सो गए। तो वो ये बताते हैं कि मैंने जब अपनी आँखों को दाएं बाएं घुमाया तो उनकी राइट साइड पर एक ऐसी ही खौफनाक बलासी खड़ी थी, एक महीब साया जिसके बाल सारे सामने भी थे और साइड्स पर भी, और उसके बाल ऐसे थे जैसे वाइट और ब्लैक हों। वाइट ज़्यादा थे और ब्लैक कम, और वो उनको झूला झूला रही थी। और सबसे ज़्यादा हौलनाक बात ये थी कि उसके हाथ में वही छुरी थी जो ताहिर साहब ने फ्रूट खाते वक्त पकड़ी हुई थी। वो उनके हाथ में नहीं बल्कि उस मखलूक के हाथ में थी, और उसके ऊपर खून लगा हुआ था, और वो खून बह रहा था, मुसलसल वो खून बह रहा था। वो छुरी कोई ऐसा हथियार नहीं था, वो तो एक आम फ्रूट काटने वाली छुरी थी, छोटी सी। तो कहते हैं उनसे खून बह रहा था। बस उस चीज़ को देखने की देर थी कि उनके जिस्म में जब जान आई तो वो उठे, और उन्होंने फिर आवाज़ लगाई कि तुम जो भी हो, मैं तुम चीज़ों से डरने वाला नहीं, मैं एक बहादुर इंसान हूँ, और जो हुआ देखी जाएगी, मुझे तंग करना बंद करो। और उन्होंने जब वो छुरी उठाई तो वो कहते हैं कि उस छुरी के हैंडल की गर्माहट से पता चल रहा था कि उसको किसी ने पकड़ रखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि गर्मी जा रही थी और ठंड आ रही थी, तो इतना मौसम था कि उस रात के वक्त उसका दस्ता ठंडा होना चाहिए था, लेकिन वो ठंडा नहीं बल्कि गरम गरम था, यानी कि उसको किसी ने पकड़ रखा है, और उसके ऊपर वो खून लगा हुआ था, और वो छुरी ज़मीन में धसी हुई थी। जब वो उठे तो वो छुरी ज़मीन में धसी हुई थी, और प्लेट उसके ऊपर ही पड़ी था, जहाँ पर उन्होंने वो फ्रूट उस प्लेट में रखकर खाया था।
और इसी फार्म हाउस के पेड़ों यानी दरख्तों से उन्होंने वो फ्रूट तोड़ा हुआ था। फिर उनकी वहाँ से भी ड्यूटी उसके कुछ दिन बाद ही सरंजाम हुई। वो वहाँ से हेड ऑफिस में अपने लिंक्स को लड़ाकर, अपनी एप्लीकेशंस वगैरह देकर वो हेड ऑफिस आ गए। जब वो हेड ऑफिस में आए तो उनको पता चला कि इस बिल्डिंग में भी एक उसका फ्लोर है। वहाँ पर एक बंदा गिरकर कुछ अरसा पहले ही उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद इस फ्लोर के ऊपर अजीब अजीब एक्टिविटीज़ होती हैं। वो 12 फ्लोर्स की बड़ी एक बिल्डिंग थी, 12 मंजिल की बिल्डिंग थी। अब अल्लाह की करनी ये हुई कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था कि वो अकेले रहकर काफ़ी जगहों पर ड्यूटी करते रहे। इसलिए उनकी ड्यूटी इसी बिल्डिंग के अंदर लग गई कि 12 की 12 फ्लोर्स पर अगर कोई लाइट जली हुई रह जाती है, कोई पंखा चल रहा है या कुछ और है, या जहाँ पर उनको आवाज़ आ गई तो वो वहाँ का कंप्यूटर भी बंद कर देंगे। और उस बिल्डिंग में वो लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते थे। एक दिन उनको अजीब सा लगा। नीचे से उनको वायरलेस आई अपने गार्ड्स दोस्तों की तरफ से कि ताहिर साहब, आपकी 10वीं फ्लोर से, जहाँ से वो बंदा कुछ अरसा पहले एक हादसाती तौर पर गिरकर अल्लाह को प्यारा हो गया था, वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि हम नीचे खड़े हैं, हमें बाहर से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, साफ बिल्डिंग है, आप अंदर जाकर चेक करें। इस टाइम, इस लम्हे उनके जहन में कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि ये बिल्डिंग दारुल हुकूमत में मौजूद है आज भी, और वो ये जानते थे कि इतनी वीरानी है। और आपको पता है कि हमारे दारुल हुकूमत में वहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले के भी घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो ऐसी चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन उनके जहन में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया। वो जब ऊपर गए तो वो पूरी 10वीं फ्लोर जो थी, वो 10वीं मंजिल बंद रहती थी। उस मुलाजिम के जाने के बाद जब वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई तो वो फ्लोर हमेशा बंद रहती थी। लेकिन ताहिर साहब के बिल्कुल जहन में ये नहीं था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है। ताहिर साहब फरमाते हैं कि जब मैं उस फ्लोर के वॉशरूम में गया, मैंने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला कि वो जो वॉशरूम साइड थी वही उस बिल्डिंग की बैक साइड थी, और नीचे वो गार्ड्स खड़े थे दूसरे भी। तो वो कहते हैं कि मैंने नीचे वाले साथियों को बताया कि इसी दीवार से पानी आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि 10वीं फ्लोर से ही नीचे गिर रहा है गालिबन, तो तुम चेक करके बताओ। क्योंकि जब वो उस 12 मंजिला वाली बिल्डिंग में होते थे तो उस वक्त वो सिर्फ वायरलेस से ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। बैरूनी दरवाज़ा खोलने की उनको इजाज़त नहीं थी। जो गार्ड अंदर होता था वो बाहर के अपने साथी गार्ड्स कहने पर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता था, ये रूल्स थे। तो वो कहते हैं कि जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने उस वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर वो पानी से भरा हुआ था, लेकिन वो पानी बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि वो वॉशरूम नीचे था, तकरीबन 4 से 6 इंच नीचे था, और बाहर का फर्श थोड़ा सा ऊंचा था, या 4 या 5 इंच भी आप कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था। वहाँ उस औरत के पाँव पानी में डूबे हुए थे, उसका जिस्म लहूलुहान था, और वो दोनों हाथ नीचे करके खड़ी थी, और इसी तरह उसके चेहरे पर बाल ही बाल थे, और वो सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अब वो बताते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे कैबिन वॉशरूम्स बने हुए थे जिन पर सीट्स लगी होती हैं। वो छोटे छोटे कैबिन्स थे। उन कैबिन्स की दीवारों से पानी कैसे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर शावर तो था नहीं, लेकिन पानी उसके ऊपर गिर रहा था और फर्श पर भी पानी ही पानी था। वो कहते हैं कि उस औरत की मुशाबिहत बिल्कुल इसी औरत जैसी थी जो पहले 2 वाक़यात में नज़र आई थी। इस मर्तबा भी उसने उस बात को इस तरह कंफर्म किया कि वही छुरी उस औरत के हाथ में टेम्सर, और वो उसे अपने हाथों पर ऐसे घुमा रही थी जैसे कसाई बकरे को हलाल करने की थोड़ी देर पहले छुरी को रगड़ता है किसी पत्थर पर। वो ऐसे उसको अपने हाथों पर फेर रही थी। ताहिर साहब कहते हैं कि मैंने उसका दरवाज़ा बंद किया और मैं जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा, और वो दरवाज़ा एकदम से धाम करके खुद ब खुद
खुल गया। उन्होंने नीचे वाले गार्ड्स को बताया और कांपते हुए अपने सूबेदार साहब को मुखातिब करके वायरलेस में कहा, जो आर्मी से सूबेदार रिटायर्ड होते हैं और वहाँ सिविलियन में आकर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कि सूबेदार साहब जल्दी आप नीचे दरवाजे पर पहुँचें और एक एक्स्ट्रा चाबी लेकर फ़ौरन आप मुझे पहली बिल्डिंग यानी पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर मिले। मुझे कुछ होने वाला है। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ चलती आ रही थी और लिफ्ट खुल नहीं रही थी। बहुत ही मुश्किल से कुछ लम्हे पहले ही जैसे वो लिफ्ट खुली, वो उस लिफ्ट में आए और उन्होंने फ़ौरन बटन दबाया कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाया जाए। जब नीचे पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो सब गार्ड्स अंदर आ चुके थे, एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोलकर। और ताहिर साहब जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े रह सकते। चूँकि बैंक में एम्बुलेंस की सहूलत भी मौजूद होती थी हर वक्त, तो वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस में उसको डालकर पिम्स अस्पताल लेकर गए, जो उस वक्त बहुत करीब था। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और कहा कि शदीद खौफ और सदमे की वजह से उनका बीपी काफ़ी लो हो चुका है और ये शदीद खौफज़दा हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें होश में लाया। उसके बाद फिर उसके ऑफिसर्स ने उनका बयान रिकॉर्ड किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ लिख कर दे दी थी कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा। उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जिसे गोल्डन शेक हैंड कहते हैं। उस वक्त हुकूमत की तरफ से ये एक स्कीम आई थी कि आप गोल्डन शेक हैंड ले लें, यानी पैसा डबल ले लें और अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने वो गोल्डन शेक हैंड लिया और अपनी जॉब छोड़कर आ गए। अब वो एक वैगन चलाते हैं, अभी भी हयात हैं और अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। लेकिन अब भी जब वो उन वाक़यात को याद करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं लरज़ उठता हूँ। जब उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया तो उस दौरान भी उन्होंने कई दफ़ा पानी पिया और मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द और दरूद शरीफ पढ़ते रहे। उसके अलावा वो कहते हैं कि मुझे मुख्तलिफ अमराज भी लग गए, जैसे कि दिल का कमज़ोर होना। अब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि आप ऐसी किसी एक्टिविटी में ना पड़ा करें और ना ही कोई ऐसा काम करें। वो आज भी इतना खौफज़दा रहते हैं कि जिस इलाके में वो गाड़ी चलाता है, वो कहता है कि अगर रात का वक्त आ जाए तो मैं वापस नहीं आता हूँ अपने घर की तरफ। मैं वहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि रात को वापस आना मेरे लिए मौत है, मौत। और आज भी वो कहते हैं कि मुझे वो हंसी और वो चीज़ें याद आती हैं। वो अब भी घर में अकेले नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि वो चीज़ सामने आ जाएगी और उनका कलेजा निकाल कर ले जाएगी या चीर फाड़ देगी। वो कहते हैं कि मुझे अब भी कई दफ़ा ख्वाब में वो चीज़ नज़र आती है और मैं बेसाख्ता चीखें मारकर उठ जाता हूँ। उनके इलाके की मस्जिद के जो मौलवी साहिब हैं, उन्होंने कुछ आयात का तावीज़ बनाकर दिया हुआ है कि हर वक्त उनको पढ़ना भी है और अपने साथ बांध कर भी रखना है, चाहे गले में चाहे अपने बाजू के साथ। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल को काफ़ी सहारा रहता है, लेकिन आज भी वो ये बात कहते हैं कि जब कभी ऐसा हुआ कि वो चीज़ उनके बाजू या गले में नहीं थी या उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं और वो ज़्यादा थके हुए सो गए, तो वो ख्वाब में इतना शदीद डर जाते हैं कि उनकी वाइफ उन्हें उठाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो। कई दफ़ा वो कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ में ही वो मखलूक नज़र आती है और जब वो मुझे उठाती है तो मैं चीखें मारकर बेसाख्ता कहता हूँ कि दूर हट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। तो वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चीज़ साइंस से बहुत परे है, बहुत ऊपर है ये चीज़। तो इसलिए दोस्तों और भाइयों, आपको हमारी ये स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका आपके हॉरर एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने का। आखिर में आपसे हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका हमारी स्टोरीज़ के बारे में क्या ख्याल है और किस शहर से आप हमें सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई टेरिफाइंग, हॉरिबल, मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं जिसे आपने या आपके किसी जानने वाले ने एक्सपीरियंस किया हो, जो जेन्युइन हो,
تو ڈیٹیلز کے ساتھ ہم سے ضرور شیئر کریں اور ہم انہیں ضرور نیریٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔